आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इको क्रिटिसिज्म के बारे में। इसके की कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, मेजर थियरिस्ट कौन हैं और क्या क्या क्वेश्चंस इको क्रिटिसिज्म पे आपको देखने को मिलेंगे। इस लेक्चर में हम इन तीनों चीज़ों को कवर करेंगे और इसके साथ साथ हम इको फेमिनिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे। इको क्रिटिसिज्म, इस टर्म से आप क्या समझते हैं? इको क्रिटिसिज्म एक लिटरेरी थियरी है जो नेचर और एनवायरनमेंट के एंगल से लिटरेचर को रीड और एनालाइज करती है। मतलब जब हम किसी स्टोरी, पोएम या नॉवल में देखें कि ऑथर ने नेचर को क्या रोल दिया है, मतलब कैसे दिखाया है, क्या नेचर सिर्फ बैकग्राउंड में है या कोई पावरफुल कैरेक्टर जैसा ट्रीटमेंट उसको दिया गया है, ये सब इको क्रिटिसिज्म के अंडर आता है। ये थियरी कुछ क्वेश्चंस रेज करती है, जैसे नेचर के साथ इंसान का रिलेशन कैसा है, एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन या पोल्यूशन का जिक्र लिटरेचर में कैसे हुआ है, क्या किसी वर्क में नेचर को सेलिब्रेट किया गया है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो ये थियरी एड्रेस करती है। अगर हम इस थियरी के ओरिजिन की बात करें तो जो टर्म है इको क्रिटिसिज्म, इट वाज कॉइन्ड अराउंड 1970s। विलियम रैकर्ट ने फर्स्ट टाइम ये टर्म यूज़ की थी इको क्रिटिसिज्म अपने एक बहुत पॉपुलर एसे में, और इस एसे का नाम था लिटरेचर एंड इकोलॉजी एन एक्सपेरिमेंट इन इको क्रिटिसिज्म, और ये 1978 में पब्लिश हुआ था। इसका मेन फोकस था इकोलॉजी का एप्लीकेशन और इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को कैसे पढ़ें लिटरेचर में, उसके बारे में समझना। लेकिन जो ये टर्म है ये 1990s के अराउंड पॉपुलर हुआ था, मेनली यूएसए में। लेकिन इसका जो सीड है वो 1960s 70s के एनवायरनमेंट मूवमेंट में मिलता है, जब लोग पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट वॉइस रेज करने लगे। इको क्रिटिसिज्म थियोरी में एक बहुत फेमस नेम है चेरिल ग्लोफेल्टी का, और इन्हीं को फादर ऑफ इको क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। हालांकि शी इज़ अ वुमेन, लेकिन फिर भी फादर ऑफ इको क्रिटिसिज्म चेरिल ग्लोफेल्टी को ही कहा जाता है। चेरिल ग्लोफेल्टी इज़ अ प्रोफेसर ऑफ लिटरेचर एंड एनवायरनमेंट एट यूनिवर्सिटी ऑफ नेवाडा रेनो, और ये जो टर्म है इको क्रिटिसिज्म, ये इन्होंने भी अपने एक ऐसे में यूज़ की थी, और उस ऐसे का नाम था लिटरेचर एंड इकोलॉजी एन एक्सपेरिमेंट इन इको क्रिटिसिज्म। इसके अलावा इनके कुछ और पॉपुलर वर्क है, वो जब हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। इस थियरी के ऊपर मेजरली 20 ऐसे क्वेश्चंस को हमने शॉर्ट लिस्ट करा है, जिससे आपको इस थियरी की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और यूजीसी नेट और एचपीएससी, या अगर आप कोई और स्टेट एग्जाम दे रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसमें ये 20 क्वेश्चंस आपको बहुत काम आएंगे। हम जो मेजर टर्म्स बार बार इको क्रिटिसिज्म में आती हैं, पूछी जाती हैं, उन सब की बात भी करेंगे। रेचल कार्सन ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी थियरिस्ट हैं इको क्रिटिसिज्म की, और इनकी एक फेमस बुक है साइलेंट स्प्रिंग। इसमें इन्होंने एनवायरनमेंट के इश्यूज को सीरियसली लेना शुरू किया। उसके बाद लिटरेचर स्कॉलर्स ने भी नोटिस किया कि लिटरेचर एनवायरनमेंट को कैसे पोर्ट्रे करता है, और तब से इको क्रिटिसिज्म शुरू हुआ। अगर हम ये समझना चाहें कि लिटरेचर में इस टर्म का एप्लीकेशन कैसे होता है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टेक्स्ट का एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ इको क्रिटिसिज्म का यूज़ होता है। सबसे पॉपुलर राइटर जो रोमांटिक एज के हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने नेचर को अपने वर्क्स में बहुत स्पेस दिया है। वर्ड्सवर्थ ने नेचर को एक स्पिरिचुअल टीचर की तरह दिखाया। उनका मानना था कि अगर इंसान नेचर के करीब रहे तो वो इमोशनली और स्पिरिचुअली ग्रो करेगा। एग्जाम्पल के लिए लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे, इस पोएम में पोएट नेचर के साथ अपने इमोशनल बॉन्ड को डिस्क्राइब करता है। इको क्रिटिकल एंगल से देखें तो ये पोएम नेचर को सिर्फ बैकड्रॉप नहीं मानती, बल्कि एक हीलिंग फोर्स के रूप में प्रेजेंट करती है। अगला टेक्स्ट आप देख सकते हैं अमिताभ घोष का द हैंग्री टाइड। इस नॉवल में सुंदरबंस का एनवायरनमेंट सेंट्रल रोल प्ले करता है। वहाँ के टाइड्स, वाइल्ड लाइफ लाइक डॉल्फिन्स और ह्यूमन स्ट्रगल नेचर के कॉन्टेक्स्ट में दिखाया गया है। इको क्रिटिसिज्म इस नॉवल को इस नज़रिए से देखता है जैसे क्लाइमेट चेंज और डेवलपमेंट से कैसे लोकल इकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। एक और टेक्स्ट है इसी तरह का, मार्गरेट एटवुड का ऑरिक्स एंड क्रैक। ये एक डायस्टोपियन नॉवल है जहां बायोटेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन का रिजल्ट दिखाया गया है। इको क्रिटिसिज्म से हम ये समझ सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड साइंस और ग्रीड नेचर को कैसे ख़त्म कर सकती है। इसके अलावा भी अगर आप इस थियोरी को और अच्छे से पढ़ना चाहें तो आप कुछ इंडिजीनियस लिटरेचर देख सकते हैं, जैसे नेटिव अमेरिकन पोएम्स या फिर अफ्रीकन ट्राइबल स्टोरीज़। इन टेक्स्ट में नेचर सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं होता, वो सैक्रेड होता है, एक एंसेस्टर जैसे। ये लिटरेचर बताता है कि नेचर के साथ हार्मनी में रहना कितना ज़रूरी है। हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को इग्नोर कर सकते हैं। लिटरेचर से हम नेचर के इम्पोर्टेंस को डीपली फील कर सकते हैं। ऑथर्स के थ्रू हम देख सकते हैं कि कैसे
कैसे कल्चर में कैसे नेचर को परसीव किया जाता है। आज के टाइम में अगर हम इसके रेलेवेंस की बात करें तो जब क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन जैसी प्रॉब्लम्स रियल बन चुकी हैं, तब इको क्रिटिसिज्म हमें लिटरेचर के थ्रू अवेयरनेस देने का काम करता है। आज के राइटर्स भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में एनवायरनमेंट पर लिख रहे हैं, चाहे वो फिक्शन हो या पोइट्री, और इको क्रिटिसिज्म उस वॉइस को एम्पलीफाई करता है। इको क्रिटिसिज्म का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इको फेमिनिज्म। ये एक ऐसा मूवमेंट है दैट बिलीव्स दैट सिस्टम ऑफ ऑपरेशन बेस्ड ऑन रेस, क्लास, जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड एथनिसिटी स्टेम फ्रॉम अ कल्चरल आइडियोलॉजी दैट अनेबल्स द ऑपरेशन ऑफ नेचर। इसको अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो इको फेमिनिज्म एक ऐसी थिंकिंग है जो ये बताती है कि नेचर और विमेन दोनों का एक्सप्लॉयटेशन एक जैसे सिस्टम के थ्रू होता है जिसका नाम है पेट्रियार्की। इस थॉट के अकॉर्डिंग जैसे विमेन को कंट्रोल किया गया है, वैसे ही नेचर को भी कंट्रोल या फिर डैमेज किया गया है। अगर हम इसके बेसिक आइडियाज़ की बात करें, बेसिक आइडियाज़ ऑफ इको फेमिनिज्म, अगर हम इन सब की बात करें तो नेचर एंड वुमेन दोनों को सॉफ्ट, इमोशनल और वीक माना गया है। मैन ने पावर यूज़ करके दोनों पर रूल किया है, कभी सोसाइटी में वुमेन पर और कभी इंडस्ट्रीज़ के थ्रू नेचर पर। डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी जब उनका मिसयूज़ होता है तो नेचर भी हार्म होती है और वुमेन भी। लिटरेचर में अगर आप इको फेमिनिज्म के एग्जाम्पल्स देखना चाहें तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, स्टार्टिंग विद मैरी शेलीज फ्रैंकेनस्टीन। विक्टर फ्रैंकेनस्टीन एक साइंटिस्ट है जो नेचर की पावर को कंट्रोल करना चाहता है। जब वो नेचर के प्रोसेस लाइक गिविंग बर्थ को कॉपी करता है तो एक डेंजरस मॉन्स्टर क्रिएट हो जाता है। ये शो करता है कि जब मैन नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम्स होती हैं। इको फेमिनिस्ट हमें ये मैसेज देते हैं कि नेचर को रिस्पेक्ट करो, कंट्रोल करने की सोचोगे तो डैमेज हो सकता है। इसका एक और पावरफुल एग्जाम्पल आप मार्गरेट एटवुड की बुक सरफेसिंग में देख सकते हैं। ये स्टोरी एक वुमेन की जर्नी के बारे में है जो जंगल, जिसको हम वाइल्ड नेचर कह सकते हैं, में जाती है और मतलब वहाँ चली जाती है और अपने जो असली सेल्फ है उसको समझने लगती है। उसका कनेक्शन नेचर से डीप होता है और इससे हमें ये मैसेज मिलता है इस नॉवल से कि विमेन और नेचर दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है। पेट्रियार्की ने बेसिकली दोनों को ही हर्ट किया है। इसी लाइन में एक और बहुत पॉपुलर टेक्स्ट है महाश्वेता देवी का द्रौपदी। अगर आपने ये टेक्स्ट पढ़ा है तो आप नेचर और विमेन दोनों को एक साथ सप्रेस होते हुए देख सकते हैं। इस स्टोरी में एक कैरेक्टर है द्रौपदी जो कि एक ट्राइबल वुमेन है जो पुलिस के ऑपरेशन का सामना करती है। ट्राइबल लोग ऐसा मानते हैं कि नेचर के बहुत क्लोज होते हैं और जब सिस्टम उन पर अटैक करता है वो सिर्फ विमेन या ट्राइब को अटैक नहीं करता, वो नेचर के साथ जुड़ा होता है तो नेचर पे भी अटैक करता है। और इस टेक्स्ट से हमें ये मैसेज मिलता है कि जब विमेन और उसके एनवायरनमेंट को अटैक किया जाता है तो वो कंबाइंड इनजस्टिस होता है। एक ऐसा और बहुत फेमस इंडियन नेम है वंदना शिवा का। इनके फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों ही तरह की वर्क्स के अंदर आपको इको फेमिनिज्म की जो थीम है वो दिखाई देगी। वंदना शिवा ने लिखा है कि इंडिया की रूरल और ट्राइबल विमेन नेचर को सेव करती हैं, जैसे बीज संभालना, पानी बचाना, पेड़ लगाना। लेकिन जो बिग कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट डेवलपमेंट के नाम पर फॉरेस्ट या लैंड को ले लेती हैं तो वुमेन भी पावरलेस बन जाती है क्योंकि उनका जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो छिन जाता है। तो वुमेन का नेचर से स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है और दोनों को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इको फेमिनिज्म हमें ये समझाता है कि जब तक हम नेचर और विमेन दोनों को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक सोसाइटी और एनवायरनमेंट दोनों सफ़र करते रहेंगे। लिटरेचर रीडर्स को ये जो इश्यूज़ हैं ये सब समझाने का एक बहुत पावरफुल टूल बन जाता है और इको फेमिनिज्म और इको क्रिटिसिज्म ये दोनों ही इंटर रिलेटेड थियरीज हैं जो हमें नेचर की इम्पोर्टेंस के बारे में बताती हैं। चलिए अब करते हैं वो 20 क्वेश्चंस जो इको क्रिटिसिज्म और इको फेमिनिज्म पे बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आप ध्यान से सुनना। तो इन नोट्स के थ्रू हम इको क्रिटिसिज्म को और थोड़ा सा समझते हैं। ये 20 क्वेश्चंस हैं जिसमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और की टर्म्स जो हैं वो कवर होती हैं। इको क्रिटिसिज्म क्या होता है ये तो आपको पीपीटी के थ्रू समझ में आ गया होगा, लेकिन एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखिए। हु इज़ कंसिडर्ड अ फाउंडेशनल फिगर इन इको क्रिटिसिज्म। आपको ये नाम याद रखना है, ये आपको नेट में भी कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि फाउंडर फादर कौन है। जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई मेल नेम देखकर उस पर टिक लगा देते हैं, लेकिन इसकी जो फाउंडर है, जो इसकी जो फादर ऑफ इको क्रिटिसिज्म जिसको बोलते हैं, वो एक वुमेन है और उसका नाम है चेरिल ग्लोफेल्टी।
ये नेम आपको याद रखना है। एंड शी इज़ द प्रोफेसर ऑफ लिटरेचर एंड एनवायरनमेंट इन यूनिवर्सिटी ऑफ नेवाडा इन रेनो। और इनको कई बार क्रेडिट किया जाता है टू कॉइन द टर्म इको क्रिटिसिज्म, लेकिन ये टर्म कॉइन करने में किसी का अकेला कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन इनका एक एसे था, लिटरेचर एंड इकोलॉजी एन एक्सपेरिमेंट इन इको क्रिटिसिज्म। और ये जो एसे है उसमें उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था और बहुत पॉपुलर भी किया था। इसके बाद ये टर्म बहुत फेमस हो गई थी। और आपको चेरिल ग्लोफेल्टी के साथ दो नाम और भी याद रखने हैं, एक लॉरेंस बॉल का और एक हैरोल्ड फ्रॉम का। इन दोनों ने भी बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है इन द डेवलपमेंट ऑफ इको क्रिटिसिज्म थियोरी। इको क्रिटिसिज्म में एक बहुत पॉपुलर वर्क है जिसको बार बार कोट किया जाता है और उसका नाम है द इको क्रिटिसिज्म रीडर, लैंडमार्क्स इन लिटरेरी इकोलॉजी। और जो ये टेक्स्ट है इसको दो लोगों ने मिलकर एडिट करा है। तो एक नाम तो है चेरिल ग्लोफेल्टी का और दूसरा नाम है हैरोल्ड फ्रॉम का। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, इनके एडिटर हैं। और जो ये वर्क है ये 1996 का पब्लिकेशन है। अब इसका मेन फोकस क्या है ये तो हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। इको क्रिटिसिज्म एनवायरनमेंट इन जो लिटरेचर में एनवायरनमेंट है उसे कैसे व्यू करता है इसके बारे में भी हम समझ चुके हैं। अब कुछ की टर्म्स हैं जो आपके सामने आएंगी, जैसे कि ये 6th क्वेश्चन है, What is nature writing in the context of eco-criticism? Eco-criticism में nature writing क्या होता है? Nature writing refers to literary works that focus on the natural world, exploring the relationship between humans and the environment. बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन अगर आपको ये टर्म मिले nature writing तो आपको पहचानना है कि ये टर्म eco-criticism से रिलेटेड है और इसमें ह्यूमन का जो रिलेशन है एनवायरनमेंट से उसकी स्टडी की जाती है। What रोल डज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस प्ले इन इको क्रिटिसिज्म? प्लेस जो है, प्लेस उसका क्या कॉन्सेप्ट है इको क्रिटिसिज्म में? द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस रेफर्स टू हाउ स्पेसिफिक नेचुरल सेटिंग्स, लैंडस्केप्स और जोग्राफिकल लोकेशंस आर रिप्रेजेंटेड एंड their significance in shaping human experience and cultural narratives. Human experience को और जो cultural narratives होते हैं, जो stories हैं, जो cultural oriented stories हैं, उनको कैसे shape करते हैं geographical locations या फिर landscape या फिर setting, उसी को हम place कहते हैं। The idea of place in eco criticism. 8th क्वेश्चन में एक टर्म है एनवायरमेंटल जस्टिस। एनवायरमेंटल जस्टिस किसे कहते हैं इन इको क्रिटिसिज्म? ये आपको जितनी भी टर्म्स है ये इको क्रिटिसिज्म के कॉन्सेप्ट से रिलेट करके पढ़नी है और उनका आंसर भी आपको वैसे ही देना है। तो एनवायरमेंटल जस्टिस क्या होता है? इट एक्सप्लोर्स द इंटरसेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज विद सोशल, रेशियल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ऑफन फोकसिंग ऑन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ऐसी बहुत सारी आपको कहानियाँ देखने को मिलेंगी या पढ़ने को मिलेंगी जिसमें जो ट्राइबल्स हैं उनकी बात की गई है। और ट्राइबल्स जनरली कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट में, जहाँ पर कोई इतने पॉपुलेशन नहीं होती, वैसे एरियाज़ में वो रहते हैं। और वहाँ पर जब भी कोई अटैक होता है या फिर उनकी जो कल्चर है उसको एक्सप्लोर करने के लिए लोग पहुँच जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट जो है वो अपना रूल इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो नेचर के साथ मिलकर ये लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। सो एनवायरमेंटल जस्टिस जो होता है वो इंटरसेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज विद सोशल, रेशियल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, उन पे फोकस करता है। पर्टिकुलर जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए। 9th क्वेश्चन है व्हाट इज इकोसेंट्रिक इन इको क्रिटिसिज्म? इकोसेंट्रिसिज्म इज द एथिकल पर्सपेक्टिव that values nature for its own sake, not just for its utility to humans, and advocates for the inherent worth of all living beings and ecosystems. Ecocentric मतलब जो इको सिस्टम के ऊपर फोकस्ड हो, उसको सेंटर में रखे। तो इसमें एथिकल पर्सपेक्टिव की बात की जाती है और इसमें नेचर को उसकी जो नेचुरल वर्थ है, उसकी वैल्यू है, उसके लिए एप्रिशिएट किया जाता है। इस बात से रिलेट नहीं करके कि वो नेचर ह्यूमन बींग्स को सर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या मिल रहा है हमें इकोसिस्टम से, उस पर फोकस नहीं करता। इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है, यही हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, उस चीज़ को फोकस करता है। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोसेंट्रिसिज्म इन इको क्रिटिसिज्म? देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे इकोसेंट्रिक एक कॉन्सेप्ट हमने किया था, वैसे ही बायोसेंट्रिसिज्म भी एक कॉन्सेप्ट है। बायोसेंट्रिसिज्म इज द बिलीफ दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉट जस्ट ह्यूमंस हैव इंट्रिंसिक वैल्यू एंड डिजर्व मॉरल कंसिडरेशन। इसका मतलब ये है कि जो बायोसेंट्रिसिज्म है, जो बायोलॉजी को सेंटर में रखते हैं, उनका ये मानना है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस अकेले नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की अपनी वैल्यू है और वो
अपने अपने तरह का जो मॉरल कंसिडरेशन है वो डिजर्व करते हैं। ऐसे नहीं कि ह्यूमन जो है उसको सुप्रीम मानकर सारा नेचर उसी को दे दिया जाए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसके अलावा हैं वो सब भी उस नेचर के उतने ही इक्वली हकदार हैं। एक और नाम आता है इस थियोरी में, हु इज टिमोथी मॉर्टन एंड व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन टू इकोक्रिटिसिज्म। टिमोथी मॉर्टन कौन है और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इस थियोरी को डेवलप करने में। तो ये एक फिलोसोफर थे, एक लिटरेरी क्रिटिक थे और इन्होंने एक टर्म कॉइन की थी जिसका नाम था डार्क इकोलॉजी। आपको ये टर्म याद रखनी है कि किसने कॉइन करी थी और ये नाम याद रखना है, टिमोथी मॉर्टन। तो डार्क इकोलॉजी बेसिकली क्या होती है, जो कॉम्प्लेक्स या फिर ऑफन ट्रबलिंग रिलेशनशिप है बिटवीन ह्यूमन एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, उसके जो डार्कर एस्पेक्ट्स हैं ऑफ इकोलॉजिकल थिंकिंग, उसको एक्नॉलेज करना और उस पर एम्फेसाइज करना, उसको हम डार्क इकोलॉजी के जो टर्म है उससे समझते हैं। व्हाट इज इकोलॉजिकल इमेजिनेशन, ये भी एक बहुत पॉपुलर टर्म है इकोक्रिटिसिज्म में और इस टर्म को कॉइन किया था लॉरेंस गोयल ने और पहली बार उन्होंने ये टर्म यूज करी थी अपने एक वर्क में जिसका नाम था द एनवायरमेंटल इमेजिनेशन, और उसी में इकोलॉजिकल इमेजिनेशन ये एक टर्म है जो यूज होती है। और इसमें उन्होंने नेचर राइटिंग्स को और जो फॉर्मेशन ऑफ अमेरिकन कल्चर है उन सब की बात की है और जो ये टेक्स्ट है ये 1995 में पब्लिश हुआ था। इसी सीक्वेंस में एक और टर्म है एंथ्रोपोसेंट्रिक। व्हाट इज एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू इन इकोक्रिटिसिज्म। देखो एंथ्रोपोसेंट्रिक एंथ्रोपो मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स में सेंटर हो उसकी बात की गई है। Anthropocentricism is the belief that humans are the central and most important beings in the universe, often leading to the exploitation of nature for human benefits. अभी हमने एक टर्म की थी जिसमें बायोसेंट्रिसिज्म, जिसमें नेचर को सेंटर में रखा गया था, या फिर इकोसेंट्रिसिज्म, इसमें भी नेचर को सेंटर में रखा गया था। मतलब ह्यूमन बींग्स जो है वो नेचर के प्रिजर्वेशन के लिए बने हैं, उसको संभालने के लिए बने हैं। एंथ्रोपोसेंट्रिक जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, उसमें ह्यूमन को सेंटर बनाया गया है और नेचर को उसके बेनिफिट्स के लिए यूज होने वाली चीज बताया गया है। 15th क्वेश्चन, व्हाट इज डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी इज अ फिलोसॉफिकल अप्रोच दैट एडवोकेट्स फॉर अ profound shift in the way human relates to nature, emphasizing ecological balance, intrinsic value of all life forms and sustainability। जो ये टर्म है डीप इकोलॉजी, इसको कॉइन किया है अर्ने नेस ने और ये एक नॉर्वेजियन फिलोसोफर थे। डीप इकोलॉजी ये जो अप्रोच है ये एक फिलोसॉफिकल अप्रोच है जो ये बताता है कि एक प्रोफाउंड शिफ्ट इन द वे ह्यूमन रिलेट्स टू नेचर। ह्यूमन बीइंग जैसे रिलेट करते थे नेचर से अपने आप को, इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करते थे और एक अलग ही इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी ऑल ह्यूमन फॉर्म्स की, और उनको सस्टेन करने के लिए नेचर को प्रिजर्व करने की ज़रूरत होती थी। इस तरह की जो थिंकिंग थी, जो अप्रोच था, उसके ऊपर इन्होंने फोकस किया है और नेचर को सुप्रीम बताया है। 16th क्वेश्चन है, व्हाट इज पोस्ट ह्यूमन इन इकोक्रिटिसिज्म। ये भी एक थियोरी है, एक की आइडिया है, कॉन्सेप्ट है पोस्ट ह्यूमन, और इसका क्या रोल है इकोक्रिटिसिज्म में। Post-humanism in eco-criticism challenges anthropocentricism by examining non-human perspectives and the agency of animals, ecosystems and technologies in shaping environmental futures। तो जो ये टर्म है ये एक तरह से ओपोजिट है, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म के ओपोजिट है ये टर्म, और ये इस बात को चैलेंज करती है या एग्जामिन करती है कि जो नॉन ह्यूमन पर्सपेक्टिव्स होते हैं और जैसे जिसमें पूरे जो एनवायरमेंटल सिस्टम है जिसमें एनिमल्स भी आते हैं, इकोसिस्टम और टेक्नोलॉजीज कैसे मिलके जो एनवायरमेंटल फ्यूचर्स हैं उसको शेप करने की कोशिश कर रही हैं। इसी अप्रोच को पोस्ट ह्यूमनिज्म कहा गया है। हमने अभी लेक्चर में इको फेमिनिज्म के बारे में डिटेल में किया था। एक छोटा क्वेश्चन बनता है इस पर भी, बहुत डिटेल में भी पूछ सकते हैं इको फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जब हमने फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट थियोरी और पोस्ट फेमिनिज्म किया था तो हमने इको फेमिनिज्म को भी कवर किया था, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। अभी के लिए इको फेमिनिज्म एक्सप्लोर द इंटरसेक्शन ऑफ जेंडर, इकोलॉजी एंड सोशल जस्टिस, हाईलाइटिंग हाउ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डिसएप्रोप्रिएटली अफेक्ट विमेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। इको फेमिनिज्म एक तरह से एक्सप्लोर करता है उस इंटरसेक्शन को जो जेंडर, इकोलॉजी और सोशल जस्टिस को हाईलाइट करते हैं और ये बताते हैं कि कैसे नेचर का जो डिग्रेडेशन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विमेन को भी इफेक्ट करता है, खासकर जो मार्जिनलाइज्ड विमेन है उनको इफेक्ट करता है क्योंकि वही नेचर के ज्यादा क्लोज हैं। 18th क्वेश्चन है, हु रोट साइलेंट स्प्रिंग। ये भी हमने किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है रेचल कार्सन।
ये आपको याद रखना है। रैचल कार्सन का जो टेक्स्ट है साइलेंट स्प्रिंग हुआ था 1962 में। 19th क्वेश्चन है व्हाट इज इको क्रिटिक इन इको क्रिटिसिज्म। इको क्रिटिक इज द एनालिसिस ऑफ लिटरेचर एंड कल्चर फ्रॉम एन इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, क्वेश्चनिंग हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज हार्म द एनवायरनमेंट एंड एडवोकेटिंग फॉर एनवायरमेंटल अवेयरनेस थ्रू स्टोरी टेलिंग। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इको क्रिटिक का, ये रिलेटेड है लिटरेचर से, कि कैसे लिटरेचर जो है वो एनवायरमेंटल हार्म्स जो हो रहे हैं, जो पोल्यूशन फैल रहा है, नेचर ख़राब हो रहा है, और जितने भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करता है, एडवोकेट करता है, और एक तरह से एनवायरमेंटल जो अवेयरनेस है उसको लाने की कोशिश करता है समाज के अंदर थ्रू द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। और जितना भी लिटरेचर लिखा गया है जो एनवायरमेंट के ऊपर है वो एक तरह से इको क्रिटिक का काम करता है। 20th क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ इकोलॉजी इन इको क्रिटिसिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोलॉजी क्या है, उसका क्या रोल है इको क्रिटिसिज्म में। इकोलॉजी इन इको क्रिटिसिज्म रेफर्स टू द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन organisms and their environment with a focus on how literature can represent, reflect and impact these relationships। ये टर्म इकोलॉजी है, ये हम स्टार्टिंग से यूज कर रहे हैं। जब हम लोग इस थियोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं इको क्रिटिसिज्म को, तो ये टर्म बार बार हमारे सामने आती है। इकोलॉजी, इको क्रिटिक, इको फेमिनिज्म, इको सेंट्रिक, बायोसेंट्रिक, ये कुछ ऐसी बहुत पॉपुलर टर्म हैं जो आपको इस थियोरी को पढ़ते हुए बार बार आपके सामने आएंगी, तो आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट किसने कॉइन करे हैं, कौन सी बुक में से कॉइन हुए हैं या पॉपुलराइज हुए हैं, वो आपको याद रखना है। यही इसके फैक्ट्स और फीचर्स बनते हैं इस लिटरेरी थियोरी के। ये जो 20 क्वेश्चन हमने अभी करे हैं ये आपको इस थियोरी को समझने में हेल्प करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, कुछ डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है, कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझने हैं, और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप कर पाएंगे अगर आपको थियोरी की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो इस थियोरी को आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं जो टेक्स्ट हमने मेंशन करे उनके थ्रू, या फिर आप बाकी जो ऑनलाइन सोर्सेज हैं उससे इस थियोरी की और अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए, पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं इको क्रिटिसिज्म के ऊपर। हमने वहीं से पिक करके कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, लेकिन आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप इस थियोरी को अच्छे से समझ सकें। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे क्वेयर थियोरी, और ये हमारी लिटरेरी थियोरी की लास्ट थियोरी है। इस पे भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको हमने शॉर्टलिस्ट करा है जो नेट में पूछे जाते हैं या फिर जो स्टेट एग्जाम्स में आते हैं। तो क्वेयर थ्योरी के ऊपर हमने बेसिकली 30 क्वेश्चंस फ्रेम करे हैं। इसमें भी ऐसे इंपॉर्टेंट जो की थियोरिस्ट हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम समझेंगे वन बाय वन। तब तक के लिए आप अपनी प्रेपरेशन करते रहिए। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आप अगर आपको अपना सिलेबस रिवाइज करना है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।